हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने अपना थर्ड चैप्टर शुरू कर दिया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन की चीजें देखी कि क्या होता है करंट, चार्ज बाय टाइम होता है हमारा करंट, क्या होता है चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ठीक है, करंट अपॉन एरिया होता है। ये सब चीजों के बारे में हमने बेसिक देखा कि क्या कारण होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो का, कन्वेंशनल करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है। ये सब चीजों के बारे में जितनी भी चैप्टर की बेसिक चीजें थी हमने पढ़ ली। अब ये वाला जो लेक्चर रहेगा इसमें हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। तो ओम्स लॉ क्या है? एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही इजीली आपको समझ में आएगा, बट इसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा है, आपको बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेगी, बट बहुत इजी है सारी चीजें। तो शुरू करते हैं अपना ये वाला लेक्चर। पार्ट 2 हम अपना पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 का, करंट इलेक्ट्रिसिटी। यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। तो प्रीवियसली हमने पूरी बेसिक चीजें देखी कि कैसे करंट का क्या होता है, फ्लो करंट क्या होता है, एकदम बेसिक चीजों के बारे में बात किया। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे अपने इस चैप्टर में और अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे ओम्स लॉ। तो क्या बोलती है ओम्स लॉ, उसकी स्टेटमेंट हम देखेंगे। ओम्स लॉ इट स्टेट्स दैट, क्या बोलती है, द करंट आई फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है आई, इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? वो टू दी पोटेंशियल डिफरेंस V के। तो किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के, मतलब I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यही क्या बोलती है हमारी ओम्स लॉ बोलती है, अक्रॉस दी एंड्स ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट फिजिकल कंडीशंस, क्या चीज बट कंपलसरी है, फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन एसेट्रा आर केप्ट कांस्टेंट। तो करंट क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस V के, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यही क्या बोलती है हमारी ओम्स लॉ बोलती है। और बट इसकी कंडीशन क्या है कि क्या क्या चीजें सेम रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज ना हो, मैकेनिकल स्ट्रेन ना हो। मैकेनिकल स्ट्रेन का मतलब होता है खिंचाव। यदि वायर में खिंचाव रहेगा तो उससे उसका क्या हो सकती है, प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती है, उसका एरिया चेंज हो सकता है, बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती है स्ट्रेन के कारण, ठीक है। तो टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन और सारी चीजें क्या रहे? कांस्टेंट रहे। तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और हम क्या बोल सकते हैं? पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, बिल्कुल दोनों सेम चीज है। हम बोले करंट प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, या हम बोले पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल होगा करंट के, दोनों सेम चीज है। तो क्या होगा? V इज इक्वल टू आई आर, जहां पे हम क्या लेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज करेंगे R, और यही R क्या होता है हमारा? रेजिस्टेंस होता है। देखते हैं, वेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये क्या होगा? उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस मतलब ऑपोज करता है वो करंट के फ्लो को, करंट के फ्लो को वो क्या करेगा? थोड़ा सा रिड्यूस करेगा। तो वही क्या होता है? आर होता है हमारा रेजिस्टेंस। तो क्या बोलती है ओम्स लॉ? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, येलो वाली चीज देखिए पोटेंशियल डिफरेंस के, ये जितनी येलो चीजें इसी को देख के आप समझ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने कांस्टेंट यूज किया R, उसके बारे में बात करते हैं। मतलब क्या? रेजिस्टेंस। The value of R depends upon the length, shape and the nature of the material। मतलब जो हम अपना कंडक्टर यूज करेंगे उसकी वो प्रॉपर्टी होती है, जो R होता है हमारा रेजिस्टेंस, किस पे डिपेंड करती है? उसके लेंथ पे, उसके शेप में, कैसा उसका शेप है, और उसका नेचर कैसा है। नेचर मतलब कंडक्टर है कि इंसुलेटर है, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है तो उसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, वो बिल्कुल करंट फ्लो होने ही नहीं देगा अपने अंदर। ओके, ऑफ द कंडक्टर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ V एंड I। मतलब जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है उसको पोटेंशियल डिफरेंस और करंट से कोई मतलब नहीं है। वो क्या होती है? वो प्योरली कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, उसकी लेंथ कैसी है, उसका शेप कैसा है और उसका नेचर कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। I और V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये क्या होगा? जिस मटेरियल में करंट फ्लो कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी होगी रेजिस्टेंस। सच कंडक्टर्स आर सेड टू ओबे ओम्स लॉ फॉर एन। तो ऐसे कंडक्टर्स क्या होंगे जिसको हम क्या बोल सकते हैं? वो ओम्स लॉ को क्या करेंगे? ओम्स लॉ ओबे करेंगे, जिसमें क्या होगा? पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, फॉर एन
ओमिक कंडक्टर मतलब एक ऐसा कंडक्टर जो क्या करेगा, ऐसा कंडक्टर मतलब कंडक्टर का मतलब जिसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और वो ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है। तो ओमिक कंडक्टर का मतलब क्या होगा, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के और उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक प्रकार का ओमिक कंडक्टर। द ग्राफ बिटवीन V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एंड I मतलब करंट इज ए स्ट्रेट लाइन। मतलब एक ऐसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, उसमें I और V के बीच का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब लीनियरली वेरी करेंगे दोनों, जितना पोटेंशियल बढ़ेगा उतना करंट बढ़ेगा, या जितना पोटेंशियल कम होगा उतना क्या होगा, करंट कम होगा। तो ये क्या है, हमारे ग्राफ। वाई एक्सिस में क्या है, करंट, और एक्स एक्सिस में क्या है हमारा V, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट। तो जितने भी ओमिक रेजिस्टर होंगे वो क्या होंगे, ओमिक कंडक्टर जितने भी होंगे वो क्या होंगे, V और I मतलब पोटेंशियल और करंट की रिलेशनशिप क्या होगी, एक प्रकार की स्ट्रेट लाइन होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम एक सिंपल सा क्वेश्चन बनाते हैं। सिंपल क्वेश्चंस हम अपने बनाते हुए चलते हैं बीच बीच में, ताकि हमारे कंसेप्ट स्ट्रांग होते रहे और चीजें हमें और अच्छे से समझ में आए क्वेश्चन बनाने से। देखते हैं क्या बोल रहा है। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर। एक 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई कर रहे हैं किसी कंडक्टर के अक्रॉस, थ्रू विच 5 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग, जिसमें क्या हो रहा है, 5 एम्पियर का क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, 5 वोल्ट का करंट बह रहा है, इज फ्लोइंग। डिटरमाइन दी रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो क्या करना है, हमें रेजिस्टेंस निकालना है इस कंडक्टर का। ओके, सॉल्व करते हैं, चलिए एकदम गुड वे में। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन। भले एक छोटा सा क्वेश्चन है बट सॉल्व हम हमेशा इसी वे में करेंगे। क्या क्या चीज हमें गिवन है, पोटेंशियल दिया है हमें V से डिनोट करते हैं, और कितना दिया है 3 वोल्ट। करंट की वैल्यू दी है I, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो कितना फ्लो हो रहा है करंट, 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है। ओके, तो क्या बोलती है ओम्स लॉ हमारी, V इज इक्वल टू I R। यही है हमारी ओम्स लॉ। हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई I। V कितना है हमारा 3, I कितना है हमारा 5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.5। अब अभी तक हमने रेजिस्टेंस की यूनिट के बारे में बात नहीं की, जस्ट अगला टॉपिक हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो R की यूनिट्स क्या होगी, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ये होती है हमारी रेजिस्टेंस की यूनिट। नेक्स्ट टॉपिक हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो कितना रेजिस्टेंस होगा इसका, 0.5 ओम होगा इसका रेजिस्टेंस, जो कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम रेजिस्टेंस के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। फर्स्ट पॉइंट, इट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ऑब्वियस सी बात है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, R हमें कांस्टेंट यूज करते हैं, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई I हो जाएगा। तो इसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम वर्ड्स में भी बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होगा, किसी भी कंडक्टर का रेशियो होगा उसके पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, पोटेंशियल डिफरेंस टू दी करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस दी एंड्स। उस कंडक्टर के जिस एंड्स में हम पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई करेंगे, किसके साथ रेशियो, टू दी करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू V बाई I। द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम्स। तो रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, ओम्स होती है, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इस सिंबल से डिनोट करते हैं। मतलब हम इसको कैसे बनाते हैं, ऐसा, ओम। ये क्या होती है, रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है। यदि हम 1 ओम के बारे में बात करें तो 1 ओम कितना होगा, 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। यदि हम किसी कंडक्टर का यदि 1 ओम है तो उसमें 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा और कितने एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा होगा, 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा होगा। ओके, तो इसी चीज को हम वर्ड्स में भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। तो द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। मतलब हम किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बोल सकते हैं 1 ओम होगा, कब, इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट flows through when potential difference of
1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। मतलब हम बोल सकते हैं किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम होगा जब उसके बीच में, जब उसके एंड्स में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है और उसके अंदर से 1 एम्पियर का क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। ओके, अब हम डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 एम्पियर की पावर -2। ये क्या होता है हमारा, उसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है। तो कैसे आती है ये चीज, इस चीज के बारे में देखते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पूरा बेसिक्स यूज करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं हम रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं किन दो चीजों से मिलकर बना रहता है ये, एक पोटेंशियल डिफरेंस और करंट। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर सेकेंड, ये चीज हम जानते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस से और करंट से। तो फर्स्ट हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, जो क्या होता है V। और पोटेंशियल डिफरेंस हम अपने चैप्टर 2 में पढ़े थे, जहां पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस पढ़ रहे थे। तो पोटेंशियल होता क्या है, वर्क डन बाय पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मतलब हम किसी फील्ड के अगेंस्ट में एक यूनिट चार्ज को मूव करते थे, ये सब चीजें हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ी है। तो पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, या हम बोले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट लगभग सेम ही होगी दोनों चीजें। तो क्या होता है वो, वर्क डन बाई, जिस चार्ज को हम मूव करते रहते हैं वो होता है, मतलब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है। मतलब वर्क डन बाई क्यू होती है हमारी पोटेंशियल की यूनिट। ओके, अब यदि मैं वर्क डन के बारे में बात करूं तो नॉर्मली वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बिल्कुल। और चार्ज की यूनिट क्या होती है, यदि हम इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट के बारे में बात करें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। यदि हम करंट के रेस्पेक्ट में लिखेंगे चार्ज की यूनिट तो क्या हो जाएगा, करंट हमने क्या देखा फर्स्ट चैप्टर में, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी होता है। मतलब करंट इज इक्वल टू Q बाई टी। तो अब यदि यहां से मैं चार्ज की यूनिट निकालूं तो चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी, I इंटू टी हो जाएगी। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, I मतलब क्या, करंट की यूनिट एम्पियर और टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड्स। तो चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर सेकंड्स बोल सकते हैं हम, बिल्कुल। करंट की यूनिट एम्पियर और चार्ज की यूनिट एम्पियर सेकंड्स। ओके, तो ये हो गया हमारा एम्पियर सेकंड्स। तो इस यूनिट को हम क्या कर सकते हैं, यहां पे यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा हमारा, एम्पियर का आ जाएगा A। ओके, डायमेंशन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सेकंड्स का हम T ले लेते हैं, क्योंकि सेकंड्स को हम डायमेंशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, T लिखते हैं। ऑल राइट, अब उसके बाद फोर्स की यूनिट। तो फोर्स क्या होता है हमारा, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास को हम लिखेंगे m, एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर को हम कैसे लिख सकते हैं, लेंथ के फॉर्म में। पर सेकेंड स्क्वायर मतलब t की पावर -2। ओके, ये हो गई फोर्स की यूनिट। डिस्टेंस की यूनिट वर्क डन के लिए निकाल रहे हैं, डिस्टेंस की यूनिट भी क्या होती है, लेंथ होती है। ओके, और एम्पियर एम्पियर रहेगा और टाइम नीचे वाला ऐसे ही रहेगा। ओके, तो यहां से यदि हम इसको पूरा कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगी हमारी, सिर्फ अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की अभी हम डायमेंशन देख रहे हैं। तो हो जाएगा m L स्क्वायर t की पावर -2, m L स्क्वायर हो गया, t की पावर -3 हो जाएगा, नीचे एक और t है। ओके, और एम्पियर सब कंपनसेट हो गया, एम्पियर को भी हम ऊपर लिख लेते, तो क्या हो जाएगा, एम्पियर इनवर्स। ओके, तो ये किसकी यूनिट आई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की यूनिट आई, डायमेंशन आया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या हम पोटेंशियल डिफरेंस बोले। ये चीज हम प्रीवियसली अपने चैप्टर में देख चुके हैं। ओके, अब हम देखेंगे रेजिस्टेंस की यूनिट। तो यदि अब हम रेजिस्टेंस की यूनिट की बात करें तो R इज इक्वल टू क्या होगा, V इज इक्वल टू IR होता है। तो R इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई I। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, m L स्क्वायर t की पावर -3 और एम्पियर इनवर्स। और करंट की यूनिट की बात करो तो करंट की यूनिट क्या होगी, सिर्फ एम्पियर होगी। तो ये ए भी क्या चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या आ जाएगी, m L स्क्वायर t की पावर -3 और एम्पियर की पावर -2। तो ये आ गया हमारा डायमेंशन किसका, रेजिस्टेंस का, m L स्क्वायर t की पावर -3 एम्पियर की पावर -2। तो यदि आपको पूरा बेसिक्स पता है तो आप किसी का भी डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और कभी भी किसी का डायमेंशन में आपको डाउट हो तो एक बार आप जरूर सॉल्व करके देख ले, इससे क्या होती है, आपकी कंसेप्ट स्ट्रांग होते हैं। तो ये क्या आ गई हमारी, रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करके भी देख सकते हैं, बिल्कुल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब किस पे डिपेंड करता है,
उस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। क्या क्या फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है? फर्स्ट देखते हैं, इट इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्या होता है? जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? उसकी लेंथ के। मतलब यदि किसी कंडक्टर की लेंथ ज्यादा हुई तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। तो आर क्या हुआ हमारा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ किसके? लेंथ के। फर्स्ट चीज तो क्या होगा? रेजिस्टेंस कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सेकंड देखते हैं, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब उस कंडक्टर के जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a। इसका मतलब यदि किसी का क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। या अपोजिट बोल सकते हैं हम, यदि ये डिक्रीज होगा उसका एरिया तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। ओके, तो यहां से यदि हम दोनों को कंबाइन करें कि आर क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके एरिया के, तो क्या हो जाएगा? दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A आ जाएगा। बिल्कुल। अब जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है तो इसको हटाने के लिए हमें कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। तो वो कांस्टेंट को हम क्या लेंगे? रो। तो R इक्वल टू रो L/A। और ये रो क्या होता है? यहां पे ये रो होता है रेजिस्टिविटी। इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो एक चीज समझते हुए चलते हैं, यदि मतलब किसी मटेरियल का रेजिस्टिविटी ज्यादा है या हम बोले स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसका क्या होगा? रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, मतलब वो ज्यादा रेजिस्ट करेगा करंट के फ्लो को, मतलब उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ओके, तो ये एक्सप्रेशन क्या है हमारे लिए? एकदम इंपॉर्टेंट। R इज इक्वल टू रो L/A। जहां पे R हमारा क्या है? रेजिस्टेंस, रो है हमारा रेजिस्टिविटी या इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, L है हमारी कंडक्टर की लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया जिस कंडक्टर का हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं वो। ओके, वेयर रो इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नोन एज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसको बोलते हैं हम ऑफ द कंडक्टर। तो यहां से हमें एक चीज क्या दिखी कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों क्या है? एक दूसरे के क्या है? प्रोपोर्शनल में ही है एक प्रकार से देखा जाए तो। यदि किसी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। ये सारी चीजें आगे जाके हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। ओके, क्योंकि ये पूरा बेसिक है। आगे जाके जब हम एकदम अंदर घुसेंगे तो हमें ये छोटी छोटी चीजें ही मदद करेंगी। ओके, थर्ड पॉइंट देखते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। और ये किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल के नेचर पे भी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, कंडक्टर हुआ तो ठीक है थोड़ा कम रेजिस्टेंस होगा, इंसुलेटर हो गया, डाइलेक्ट्रिक हो गया तो फुल रेजिस्टेंस होगा, कुछ करंट को फ्लो ही होने नहीं देगा। तो एक प्रकार से नेचर पे भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो इस टॉपिक को भी हम सेपरेटली पढ़ेंगे। तो अभी हमने क्या देखा? ये वाला एक्सप्रेशन R is equal to rho L/A, रो रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम एक क्वेश्चन फिर सॉल्व करते हैं। बीच में हम क्वेश्चन पूरा बनाते हुए चलेंगे ताकि और हमारी चीजें क्या होती जाए? स्ट्रांग होते जाए। और एक टॉपिक पढ़ के तुरंत क्वेश्चन बना ले तो और चीजें स्ट्रांग हो जाती है। A negligible small current is passed through a wire। एक बहुत नेग्लिजिबल स्मॉल करंट है जो पास हो रहा है एक वायर से जिसकी लेंथ है 15 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर उसका एरिया गिवन है एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 5 ohms और उसका रेजिस्टेंस कितना है? 5 ohms का है। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट? तो क्या होगी? जो टेम्परेचर चल रहा है एक्सपेरिमेंट का उसी में उस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होगी निकालो बोल रहा है। ओके, सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। ओके, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट गिवन वैल्यूज लिखते हैं। क्या क्या गिवन है हमें? फर्स्ट हमें दिया है लेंथ दिया है। ओके, तो L ले लेते हैं, स्मॉल ले कैपिटल ले कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक हमें मतलब समझ में आ रहा है। कितना दिया है? लेंथ 15 मीटर दिया है। ऑलराइट, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है, A दिया है कितना? 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। ओके, और क्या दिया है? रेजिस्टेंस दिया है R
कितना ओम हमें दिया है? 5 ओम्स का। 5 ओम्स। क्या निकालना है हमें? रेजिस्टिविटी निकालनी है। तो निकाल सकते हैं बिल्कुल रिलेशन यूज करके। क्या होता है रिलेशन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का? रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए, या हमने कैपिटल एल यूज किया तो कैपिटल एल ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको मतलब समझ में आना चाहिए। तो यहां से यदि मैं रो निकालूं तो क्या हो जाएगा? वो ए मल्टीप्लाई हो जाएगा आर के साथ, तो आर इंटू ए और एल नीचे आ जाएगा, आर इंटू ए बाई एल। ओके, वैल्यू पुट कर देते। रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम का। एरिया कितना है हमारा? 6 इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइड बाय लेंथ। लेंथ कितनी है? 15 मीटर। तो कितना हो जाएगा? 5 1 जा 5 3 जा 15, 3 1 जा 3 2 जा 6, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -7। बिल्कुल। तो रेजिस्टिविटी कितनी आ जाएगी हमारी? रेजिस्टिविटी निकालने बोला था, जिसको हम रो से डिनोट करेंगे। ओके, रो को हम जनरली डेंसिटी भी डिनोट करते हैं, तो यहां पे हम इसको रेजिस्टिविटी बोलेंगे। तो रो आ जाएगी हमारी 2 इंटू 10 टू द पावर -7। अब फिर आती है यूनिट की बात, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी? तो देख सकते हैं हम यहां से, बिल्कुल हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, आगे जाके हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ओके, तो लेंथ की यूनिट क्या होती है हमारी, ये एक्सप्रेशन से देखते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी हमारी? ओम। ओके, इनटू एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर। तो यहां से क्या होगा? मीटर और स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी? ओम मीटर। तो ये क्या होगी हमारी रेजिस्टिविटी की यूनिट? ओम मीटर। ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा सॉल्व। तो क्वेश्चन सॉल्व करने में और भी बहुत सारी चीजें पता चलती है, आगे हम रेजिस्टिविटी को डिटेल में तो पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन, यहां से सॉल्व हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है? कंसीडर ए थिन स्क्वायर शीट। एक थिन स्क्वायर शीट कंसीडर कीजिए, डायग्राम हमें गिवन है, ऑफ साइड एल, जिसके साइड क्या है? एल का है, एंड थिकनेस टी। तो इसका साइड एल ये है, और ये जो इसकी थिकनेस है वो क्या है? टी है। मेड ऑफ ए मटेरियल ऑफ रेजिस्टिविटी रो। एक मटेरियल का बना है जिसकी रेजिस्टिविटी क्या है? रो। द रेजिस्टेंस बिटवीन टू ऑपोजिट फेसेस शोन बाय द शेडेड एरिया इन द फिगर इज। रेजिस्टेंस निकालने बोला है दो शेडेड एरिया का, ठीक है, शेडेड बोला है, मैंने हैच कर दिया है। ओके, क्वेश्चन में शेड रहता है, पूरा फील्ड रहता है कलर से, मैंने हैच कर दिया, कोई फर्क नहीं, दोनों सेम चीज है, मतलब दिखने में तो सेम ही है। तो इन दोनों सरफेसेस के बीच में हमें क्या करना है? रेजिस्टेंस निकालना है। द रेजिस्टेंस बिटवीन दी टू अपोजिट फेसेस, ये दोनों फेसेस के बीच का हमें, यदि मतलब यहां से करंट फ्लो हो तो दोनों के बीच का रेजिस्टेंस क्या होगा, ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, तो सॉल्व करते हैं। रेजिस्टेंस बिटवीन टू ऑपोजिट, रेजिस्टेंस बिटवीन टू ऑपोजिट शेडेड फेसेस इस, क्या होगा यहां पे रेजिस्टेंस? नॉर्मल फॉर्मूला R इज इक्वल टू क्या? रो L बाई ए। ओके, ये चीज आ गई। अब यदि मैं एरिया की यहां पे वैल्यू पुट करूं तो हमें किस फेस का निकालना है? ये फेस, मतलब ये ऐसा इसको मैं पकड़ूं तो ये फेस और ये पीछे वाले फेस का हमें निकालना है। तो यदि जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो करा रहे हैं उधर का यदि मैं एरिया देखूंगा तो क्या हो जाएगी? उसकी लेंथ और थिकनेस। तो यहां पे हम क्या करेंगे? बस हम एरिया की वैल्यू पुट कर देंगे। तो रो एल बाई एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी? थिकनेस इंटू लेंथ। ओके, यही वैल्यू रहेगी हमारी, बिल्कुल। तो यहां से एल और एल हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? रो बाई टी। ये टी क्या है? थिकनेस इसकी। तो ये क्या आ गया? इस प्लेट का रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो इस प्लेट में जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, आप देख सकते हैं। यदि ये दोनों फेसेस को हम कंसीडर करें ऐसा, तो यहां पे रेजिस्टेंस उसकी लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, हियर R is independent ऑफ लेंथ। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि यहां पे रेजिस्टेंस L से डिपेंडेंट नहीं है।
तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा सॉल्व। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का रिलेशन है उस बारे में देखते हैं। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर एट ए टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस इज गिवन बाय, यदि कोई भी टेम्परेचर है हमारा T डिग्री सेल्सियस, तो उस केस में हम रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, RT, मतलब जिस टेम्परेचर पे हमें रेजिस्टेंस निकालना है उसका रिलेशन R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। ये क्या रहता है, एक इंपीरिकल रिलेशन रहता है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड रहता है। तो जब भी हमें रिलेशन निकालना है, मतलब रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ रिलेशन निकालना है, तो हम ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे जो एक्सपेरिमेंटली निकलता है। वेयर R0 क्या होगा, यहां पे R0 क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस, कि उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस में क्या है, ये चीज पहले से ऑलरेडी मेजर होगी और हमें वैल्यूज गिवन होगी कि 0 डिग्री सेल्सियस में उसका रेजिस्टेंस क्या था। हम किस में निकाल रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर T डिग्री सेल्सियस पे, मतलब ये T कुछ भी हो सकता है, 15, 20, 25, 30, कितना भी ये टेम्परेचर हो सकता है। एंड अल्फा बीटा आर दी टेम्परेचर कोफिशिएंट्स ऑफ द रेजिस्टेंस, और अल्फा बीटा क्या होंगे, एक प्रकार के कांस्टेंट होंगे, यहां पे टेम्परेचर कोफिशिएंट हम बोल सकते हैं उसको। आगे जाके हम देखेंगे कि सिर्फ हम अल्फा को लेंगे। देखते हैं, इफ टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस इज नॉट सफिशिएंटली लार्ज। अब यदि हम देखेंगे कि जो हमारा टेम्परेचर है जो हम निकाल रहे हैं, मतलब हम जिस टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी चाहते हैं वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, मतलब 15, 20 या 10, 20, 30 डिग्री सेल्सियस तक का ही है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, बीटा को इग्नोर कर सकते हैं, which is so in most of the practical cases। और जो क्या होता है, मैक्सिमम प्रैक्टिकल केसेस में होता है, क्योंकि हम जब भी इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो हम वायर को थोड़ी ना गर्म करेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर में ही करंट फ्लो होता है। तो देन इक्वेशन विल बिकम, उस केस में इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बीटा टी स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, आर टी इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। तो जिस टेम्परेचर पे निकाल रहे हैं वो T की वैल्यू, अल्फा कांस्टेंट होगा, R0 क्या, उसका रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस में क्या था, तो हमारा आंसर आ जाएगा। जिस टेम्परेचर पे हम रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं वो रेजिस्टेंस हमारा आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को और देखते हैं, यदि इस R0 को मैं अंदर दे दूं तो क्या हो जाएगा, R0 प्लस R0 अल्फा टी हो जाएगा। बिल्कुल, हम क्या कर रहे हैं, अल्फा की वैल्यू, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल रहे हैं। ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है ना, ये एक प्रकार से सेम चीज होती है जो हम 11 में पढ़ते हैं, जब हम थर्मल एक्सपांशन के बारे में पढ़ते हैं, वहां पे जो अल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये एक प्रकार की वैसी ही चीज है यहां पे। तो आर टी इक्वल टू क्या होगा, R0 प्लस R0 अल्फा टी। अब ये R0 की वैल्यू को मैं इस तरफ ले लेता हूं RT के साथ, तो R0 RT माइनस R0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R0 अल्फा टी। अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूं, यदि ये दोनों को मैं इसके नीचे दे दूं तो। देखते हैं, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू टेम्परेचर। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT माइनस R0, मतलब जिस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू, R0 मतलब रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस इनटू टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे हम निकाल रहे हैं, एक प्रकार का डेल्टा टी ही है, क्योंकि जो डिफरेंस इन टेम्परेचर ही तो है, क्योंकि एक टेम्परेचर तो हमारा 0 है और अगला टेम्परेचर जो है, तो एक प्रकार का डिफरेंस ही तो है एक टेम्परेचर का। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, वर्ड्स के फॉर्म में अल्फा इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम, चेंज इन रेजिस्टेंस। यदि हमें इसको हम दूसरे तरीके से कैसे यूज करेंगे, यदि हमें किसी का अल्फा पता करना है, तो हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस क्या है और जिस टेम्परेचर पे वर्क कर रहा है उस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस क्या है, तो हम अल्फा निकाल सकते हैं, कितना टेम्परेचर डिफरेंस है। तो चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस में रेजिस्टेंस कितना था और कितना टेम्परेचर का राइज हो रहा है, ये तीनों वैल्यूज को हम यहां पे पुट करेंगे तो हमारा कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट निकल जाएगा। देयरफॉर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए रेजिस्टेंस is defined as the increase in resistance या हम बोले change in resistance per unit original resistance per degree Celsius और Kelvin rise in temperature, per degree Celsius और Kelvin rise in temperature। यहां पे आप बोलेंगे सिर्फ T लिखा है और rise in temperature क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो इनिशियल टेम्परेचर है उसको तो हम 0 मान रहे हैं, तो ये जितना भी टेम्परेचर होगा उसको हम rise in temperature ही बोल सकते हैं। बिल्कुल। फॉर मेटल्स द वैल्यू ऑफ अल्फा इज पॉजिटिव। तो मेटल्स की यदि हम बात करें तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसका मतलब यदि अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब
देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल इंक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर, मतलब अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब मेटल्स का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होगा। ओके, तो ये था उसकी टेम्परेचर डिपेंडेंसी रेजिस्टेंस की। अब यदि हम इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर के बारे में बात करें, इंसुलेटर्स वो जिनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, बिल्कुल मूव नहीं करते, उसके अंदर करंट वो बिल्कुल मूव करने नहीं देते, उसके सरफेस में ही चार्जेस रहते हैं बस। और सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, दोनों के बीच का हिस्सा, थोड़ा सा उसमें हम ऐसा उसको बनाते हैं कि वो सेमी कंडक्ट करेगा आधा, ठीक है। तो फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स द वैल्यू ऑफ अल्फा इज नेगेटिव। इस केस में अल्फा की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। इसका मतलब रेजिस्टेंस उनका डिक्रीज हो जाएगा, कब, जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर का क्या होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है जब उनका टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका मतलब यदि किसी इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो उसका रेजिस्टेंस कम होने लगेगा, मतलब धीरे 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 एकदम कम हो गया तो हम थोड़ा सा करंट उसमें फ्लो करा सकते हैं। फॉर एलॉयस, यदि हम एलॉयस के बारे में बात करें, जो बहुत सारे मेटल्स को हम मिलके बनाते हैं और एक स्ट्रॉन्गर मेटल बनाते हैं, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज वेरी स्मॉल। उस केस में अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है, बहुत स्मॉल हो जाती है। द वैल्यू ऑफ अल्फा इज डिफरेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। अब जब टेम्परेचर के साथ ये वेरी कर रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि लीनियरली वेरी करेगी, ये होगी, कुछ भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, कम भी सकती है। हायर टेम्परेचर्स में अल्फा की वैल्यू एकदम अलग हो जाती है। देखते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एवरेज ओवर ए टेम्परेचर रेंज T1 डिग्री सेल्सियस टू T2 डिग्री सेल्सियस इज गिवन बाय, यदि हम किसी दो पर्टिकुलर टेम्परेचर्स के बीच में बात कर रहे हैं T1 और T2, तो उस केस में हम कैसे निकाल सकते हैं, सेम जो T था वही फॉर्मूला है, बस यहां पे क्या आ जा रहा है, टेम्परेचर का डिफरेंस आ जा रहा है। यही फॉर्मूला है। यहां पे हमारा इनिशियल टेम्परेचर 0 माने थे, अब किसी दो टेम्परेचर के बीच में हम निकाल रहे हैं तो यहां पे क्या आ जाएगा, T1 T2 आ जाएगा। तो वही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यदि हमें दो टेम्परेचर्स के बीच में निकालना है टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो ये आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन, अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 बाई R1 T2 माइनस T1। तो ये क्या आ गया हमारा एक्सप्रेशन। और यहां पे क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस से माइनस कर रहे थे हम, यहां पे हम जो इनिशियली लिए हैं उससे माइनस करेंगे, हम जो भी हम लिमिट्स के बीच में रेजिस्टेंस देख रहे हैं। ओके, वेयर R1 and R2 are the resistance at T1 डिग्री सेल्सियस एंड T2 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। R1 कब रेजिस्टेंस होगा, T1 डिग्री सेल्सियस में, और R2 T2 डिग्री सेल्सियस में रेजिस्टेंस होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन बनाते हैं जो अभी टेम्परेचर से रिलेटेड, ताकि हमें और समझ में आए। अ सिल्वर वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम्स। कितने, कब में, जब वो 27.5 डिग्री सेल्सियस में है तो उसका 2.1 ओम क्या है, रेजिस्टेंस है। एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 2.7 ओम्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो दो रेजिस्टेंस दिया है, दो टेम्परेचर दिया है। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब अल्फा निकालना है हमें, किसका, सिल्वर का। निकाल सकते हैं, बिल्कुल, सॉल्व करते हैं। ओके, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। गिवन वैल्यूज लिखते हैं। क्या गिवन है हमें, R1 की वैल्यू गिवन है। तो R1 हमारा कितना है, रेजिस्टिविटी फर्स्ट पॉइंट की कितनी है, 2.1 ओम्स। कितने टेम्परेचर पे है ये, 27.5 डिग्री सेल्सियस में। ओके, R2 गिवन है हमें, मतलब सेकेंड टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितना है वो, 2.7 ओम्स। कितने टेम्परेचर पे है ये, T2 100 डिग्री सेल्सियस में। तो क्या निकालना है हमें, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी निकालना है, मतलब अल्फा निकालना है। सॉल्व करते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, अभी हमने देखा, R2 माइनस R1 चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू राइज इन टेम्परेचर, मतलब T2 माइनस T1। ओके, कैपिटल लिख लेते हैं, T2 माइनस T1 वैल्यू पुट करते हैं। R2 कितना है हमारा, 2.7
माइनस R1 है हमारा 2.1 डिवाइड बाय फर्स्ट रेजिस्टेंस R1 2.1 इनटू चेंज इन टेम्परेचर कितना है, T2 है हमारा 100 माइनस 27.5, टेम्परेचर किसमें, डिग्री सेल्सियस में। तो यहां से हमें एक और चीज समझ में आ सकती है कि अल्फा की यूनिट क्या होगी, पर डिग्री सेल्सियस होगी या पर डिग्री केल्विन होगी। सेम जैसे हम 11 में पढ़ते थे टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में, क्योंकि रेजिस्टेंस की ओम क्या हो जाएगा, किसी डिफरेंस होगा 2 ओम का तो वैल्यू भी ओम ही आएगी, और नीचे भी एक ओम है तो ओम कैंसल आउट हो जाएगा, सिर्फ टेम्परेचर की यूनिट रहेगी वो भी नीचे में, तो मतलब पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन क्या होगी, इसकी यूनिट होगी टेम्परेचर कोफिशिएंट की। तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा हमारा कितना आ जाएगा 0.0039 यूनिट्स क्या होगी यहां पे देख सकते हैं हम यूनिट्स, ये वाली ओम और इसकी भी यूनिट क्या होगी ओम, और यहां पे यूनिट क्या होगी डिग्री सेल्सियस, तो ओम हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा नीचे में डिग्री सेल्सियस, तो इसकी यूनिट क्या होगी पर डिग्री सेल्सियस। यहां हम बोले और डिग्री सेल्सियस इनवर्स भी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, डिग्री सेल्सियस इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर, हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट आ गया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और हम बोल सकते हैं ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, इसी का ओरिजिन के बारे में अब हम क्या करेंगे स्टडी करेंगे, और हम क्या चीज डिराइव करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की, क्या होता है वो जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं जिस वेलोसिटी से कंडक्टर के, उस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है, और यही कारण होता है ओरिजिन ऑफ हमारा रेजिस्टिविटी का, मतलब रेजिस्टिविटी कैसे आती है किसी कंडक्टर में, इस चीज के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, इलेक्ट्रॉन्स का, फिर हम देखेंगे कि कैसे वो रिलेटेड रहती है किससे, रेजिस्टिविटी से, और कैसे रेजिस्टिविटी रिलेटेड रहती है रेजिस्टेंस से, इस चीज के बारे में हम देखेंगे। तो टॉपिक हमारा ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी, ये बहुत डिपेंडेंट, यही ओरिजिन रहता है एक प्रकार का रेजिस्टिविटी का। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन देखते हैं कि कैसे डिराइव करते हैं हम उसको। शुरू करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम Vd से डिनोट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विथ विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एवरेज वेलोसिटी एक प्रकार की जिससे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन अ कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या होती है, एक एवरेज वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी से एक कंडक्टर में यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होंगे, और वैसी बात है वो पॉजिटिव चार्जेस की तरफ जाएंगे। तो जिस वेलोसिटी से जाते हैं इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ, इस वेलोसिटी को हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो क्या है ये, एक एवरेज वेलोसिटी है किसकी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। हम जानते हैं कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पॉजिटिव तरफ मूव करेंगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव फील्ड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स पूरे मूव होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, तो उसी का हम डिराइव करेंगे। कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा कब होगा, ऑब्वियस सी बात है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तभी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो ड्रिफ्ट होकर पॉजिटिव एंड तरफ आने की कोशिश करेंगे। अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर मतलब कंडक्टर के दोनों तरफ जो पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई कर रहे हैं उसके कारण। इट इज डिनोटेड बाई Vd, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल v और सबस्क्रिप्ट में d, कैपिटल V से हम इसलिए डिनोट नहीं करते क्योंकि हम पोटेंशियल डिनोट कर रहे हैं उससे। ओके, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -4 मीटर सेकेंड, तो लगभग इसके बराबर होती है वो, 10 to the power -4 मीटर सेकेंड के आसपास की वेलोसिटी रहती है वो। अब डिराइव करते हैं, लेट v बी दी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस दी एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। अब एक कंडक्टर है जिसके एंड्स में हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस v को हम अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी लेंथ क्या है, ऑफ लेंथ L। देन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं, E इज इक्वल टू V बाई आई, ठीक है, E इज इक्वल टू V बाई L होगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q बाई जो डिस्टेंस रहता है, जिस डिस्टेंस पे हम निकाल रहे हैं, यहां पे हम कंडक्टर लिए हैं पूरे लेंथ L का, तो उसकी डिस्टेंस होगी L स्क्वायर होगा। एक L को मैं अलग रख लूं तो 1/4 पाई Q बाई L क्या बन जाएगा, हमारा पोटेंशियल बन जाएगा। तो पोटेंशियल बाई लेंथ होगा। तो ये क्या है, हमारा L है, L। ओके, इस चीज को हमने पहले चैप्टर में भी बहुत बार देखा है, इस एक्सप्रेशन को कि कैसे निकालते हैं। फिर से मैं आपको दिखाता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा, पोटेंशियल अपॉन लेंथ। कैसे इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं, देखते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल एक्सप्रेशन जो हम निकालते थे, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q बाई L स्क्वायर होता है। ये चीज हमने देखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लेंथ के स्क्वायर मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर के स्क्वायर के, जो डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं उस पे। फोर्स भी आर स्क्वायर पे रहती है, मगर पोटेंशियल क्या रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सिर्फ आर के। तो यदि यहां से मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हम एकदम अच्छे से पढ़े हैं, हजारों बार देखे हैं चैप्टर 1 चैप्टर 2 में, यदि यहां से मैं एक एल को निकाल लूं तो मेरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 1/4 पे एप्सिलॉन 0 Q बाई L। एक एल को मैं बाहर रखा हूं और ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, मेरा पोटेंशियल बन जाएगा। यही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन, 1/4 पे एप्सिलॉन 0 Q बाई L। ये 1/4 पे एप्सिलॉन 0 को अपन क्या लेते हैं, 9 × 10⁹ लेते हैं जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा V बाई L। ये चीजें हम बहुत बार देख चुके हैं, फिर से मैं आपको एक बार बता रहा हूं। ओके, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड। बिल्कुल हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से शुरू होती है, पॉजिटिव से, और कहां खत्म होती है, नेगेटिव एंड में। ये हम फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में। ठीक है, ऑफ द कंडक्टर जैसे हमने एक डायग्राम देखा था प्रीवियस लेक्चर में, मैं अभी आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा। सिंस द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज -e एंड, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, माइनस साइन हम यूज कर ले रहे हैं। E तो हमारा बेसिक यूनिट एलिमेंटल चार्ज है जिसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻19 होती है। तो -e एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर एक्सपीरियंस ए फोर्स F। तो किसी भी एक जो इलेक्ट्रॉन होगा उसमें चार्ज की वैल्यू -e होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। कैसी फोर्स होगी, वो जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ उनको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो वो फोर्स हम कैसे निकाल सकते हैं, F = -e, स्मॉल ई मतलब हमारा चार्ज की वैल्यू है, और कैपिटल ई क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है। और ये फॉर्मूला कैसे आता है, हमने पहले चैप्टर में एकदम बेसिक्स में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यदि हम रखें तो वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसी से हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, जिसको हम ई वेक्टर के फॉर्म में बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो यहां पे जो Q है, चार्ज की वैल्यू हमने क्या ली है, -e ली है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं। तो यहां से यदि मैं F की वैल्यू निकालूं तो Q0e के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल। तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -e और कैपिटल ई क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी ले सकते हैं हम इसको, वेक्टर क्वांटिटी तो है ही वो। तो हम यहां पे ऐसे एक्सप्रेशन भी लगा सकते हैं, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी। ओके, फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया। आगे बढ़ते हैं। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, नेगेटिव साइंस क्या इंडिकेट करता है, यहां पे जो नेगेटिव साइन आ रहा है वो एक प्रकार से क्या इंडिकेट करेगा कि जो फोर्स का डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है। ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, मगर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पॉजिटिव की तरफ मूव होंगे, तो मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट मूव होंगे। ऑब्वियस सी बात है, एकदम बेसिक चीज, हमको पता है ये चीज। ओके, तो नेगेटिव साइड इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स का जो डायरेक्शन है, जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो अपोजिट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, डायग्राम में देखते हैं। तो ये वाली हमारी कंडीशन जिसको यूज करके हम क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। येलो रंग का क्या है, हमारा कंडक्टर। एक इसको बैटरी से हम कनेक्ट कर दिए, जो क्या डेवलप कर रही है, एक वी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर रही है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड। ठीक है, पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड क्या जाएगी, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी। ओके, एक इलेक्ट्रॉन को यदि मैं एज्यूम कर लूं कि यहां पे यदि कोई व्हाइट रंग का इलेक्ट्रॉन होगा तो वो किस तरफ मूव होगा, पॉजिटिव एंड की तरफ मूव होगा, और वो कैसी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, F = -e इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ, इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेगा, करंट इस तरफ फ्लो करेगा। ओके, इस कंडक्टर की लेंथ क्या है, L, V हम पोटेंशियल डिफरेंसेस में अप्लाई किए।
तो ये आप डायग्राम से समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, यदि हम हर इलेक्ट्रॉन की बात करें जो इस तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, उनका एक्सेलरेशन हम कैसे निकाल सकते हैं? न्यूटन सेकंड लॉ यूज करके, जो क्या बोलती है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यदि यहां से मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा, F बाई एम। बिल्कुल, F की वैल्यू मैंने निकाल ली है, माइनस ई, माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ई बाई एम। तो ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब यहां पे देखिए ए बोल्ड फॉर्म में, मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी शो कर रहा है। ई को भी मैंने बोल्ड फॉर्म में शो किया, मतलब ये क्या है, सब वेक्टर क्वांटिटी शो कर रहे हैं। बोल्ड फॉर्म में मैं दिखा सकता हूं, बोल्ड फॉर्म में यदि मैं शो नहीं कर पाता तो मैं इसके ऊपर क्या करता, एरो लगाता। ओके, तो ऐसे हमने क्या कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, फोर्स निकाल ली एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और हमने उसका एक्सेलरेशन भी निकाल लिया। जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जब फोर्स लग रही है तो उसका हमने एक्सेलरेशन भी निकाल लिया। ओके, वेयर एम क्या होगा, यहां पे किसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो एम इज दी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रॉन का मास होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब 3 थ्योरेटिकल पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे समझने के लिए। फर्स्ट पॉइंट, अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड फील्ड, जब अप्लाइड फील्ड हम लगाए हैं कंडक्टर के ऊपर, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट एंड एक्वायर ए वेलोसिटी कंपोनेंट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यहां तक रुकते हैं। बिल्कुल, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक्सेलरेट करेंगे, और किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ऑब्वियस ही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव आएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेंगे वो। बिल्कुल, ये चीज अभी हमें समझ में आ गई। ओके, इन एडिशन टू देयर थर्मल वेलोसिटीज, इसलिए मैंने प्रीवियस चैप्टर में बोला था कि जो हम थ्योरी पार्ट पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। इन एडिशन टू देयर थर्मल वेलोसिटीज, यहां पे क्या मतलब है थर्मल वेलोसिटीज का, एक हमने क्या पढ़ा था कि यदि कोई कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भी अप्लाई होती ना, तो भी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के बीच की जो वैलेंस जगह होती है, क्वांटम स्पेस जिसको हम बोलते हैं, वहां पे मूव करते रहते हैं, मगर वो एकदम पर्टिकुलरली सब एक साथ किसी एक डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं, इसलिए करंट फ्लो नहीं होता। तो इन एडिशन टू देयर थर्मल वेलोसिटीज का यहां पे मतलब यह है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ ना कुछ मोशन तो होता ही रहता है। ऑब्वियस ही बात है, हर मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ ना कुछ वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांसलेशन मोशन, कंपन करते ही रहते हैं। तो ये थर्मल वेलोसिटीज क्या है, एक उनका जो मॉलिक्यूलर मोशन हो रहा है वो तो है ही, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई किए तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं पॉजिटिव तरफ। ओके, हाउएवर दिस गेन इन वेलोसिटी, अब जो वेलोसिटी, एक तो उनकी थर्मल वेलोसिटीज थी इलेक्ट्रॉन्स की, जो वो अपने नेचुरल स्टेट में वाइब्रेट कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, ठीक है, 3 प्रकार का मोशन कर रहे थे, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशन, रोटेशनल, ठीक है, उनकी थर्मल वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए, एक एक्सेलरेशन, एक फोर्स मिल गई इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। हाउएवर दिस गेन इन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी उन्होंने गेन करी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी स्मॉल, और ये क्या होगी, बहुत छोटी होगी, एंड इट इज लॉस्ट इन दी नेक्स्ट कोलिजन विद दी आयन और एटम ऑफ द कंडक्टर। तो जो एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन ने गेन किया, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाता है। कैसे, अब वो जैसी गेन करेंगे तो अपने अगले पार्टिकल को जाके क्या कर देंगे, वो स्ट्राइक कर देंगे। ये चीज हमने देखी है, पार्टिकल्स मूव करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, ऐसा भी नहीं है कि वो एकदम ही खाली जगह है, किसी ना किसी को जाके तो स्ट्राइक करेंगे ही। तो जो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण थोड़ी सी गेन करते हैं, वो क्या करते हैं, अगले पार्टिकल को स्ट्राइक करके क्या करते हैं, लूज कर देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मूवमेंट नहीं होगा, यहां पे किसी को पावर मिली तो वो आगे वाले को स्ट्राइक करके लूज कर देगा, फिर यहां वाले को मिली तो वो आगे वाले को स्ट्राइक कर देगा, तो ओवरऑल मोशन ऐसे होगा उनका। तो जो गेन इन वेलोसिटी है वो बहुत कम रहती है, और अगले कोलिजन में वो क्या हो जाती है, नेक्स्ट कोलिजन में आयंस के साथ या एटम्स के साथ। आयंस मतलब ऐसा जो एटम होगा जिसका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो एक प्रकार का क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और उसको अगला कोई इलेक्ट्रॉन आगे क्या कर दे रहा है, स्ट्राइक कर दे रहा है, तो वो अपनी जो एक्सेलरेशन है उसको वो थोड़ा सा लूज कर दे रहा है, क्योंकि वो बहुत कम है। आयन ऑफ द कंडक्टर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, यदि हम किसी भी एक टाइम इंस्टेंट की बात करें, ठीक है, द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स हैविंग थर्मल वेलोसिटी u1, तो हम एक इंस्टेंट की बात कर रहे हैं जब उसकी इनिशियली थर्मल वेलोसिटी है, जो अपना पार्टिकल्स का रैंडम जो मोशन हो रहा है अंदर में, रोटेशनल, ट्रांसलेशन, वाइब्रेशन, जो मॉलिक्यूलर लेवल पे मोशन होता है, जिससे किसी बॉडी का टेम्परेचर होता है, वो तो हो ही रहा है, उस जो थर्मल वेलोसिटीज है उसको हम u1 मानेंगे।
ओके, और जो वेलोसिटी वो एक्वायर किया हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो होगी हमारी v। तो हम न्यूटन्स की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके निकाल सकते हैं v इज इक्वल टू v1 इज इक्वल टू u1 प्लस ए t1, एक्सेलरेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड से मिल रहा है टाइम t1। ये टाइम t1 हम कौन सा लेंगे, उसके कोलूजन करने से पहले, मतलब उसको अपना तो वो मस्त घूम ही रहा था अपनी थर्मल वेलोसिटी से, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए उसको एक्सेलरेशन मिल गया, जाके अगले पार्टिकल को वो क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दिया। तो जो स्ट्राइक कर रहा है वो जाके इस इंस्टेंट को हम ले रहे हैं यहां पे, तो उसकी थर्मल वेलोसिटी तो थी, एक्सेलरेशन के कारण उसको एक वेलोसिटी मिल गई और वो एक टाइम t1 में, वेयर t1 इज दी, यहां पे t1 को हम क्या बोलते हैं, टाइम एलिप्स्ड एज इट सफर्ड इट्स लास्ट कोल्यूजन विथ आयन एटम ऑफ द कंडक्टर। मतलब लास्ट कोल्यूजन मतलब एक बार ठोक दिया है किसी एक एटम को, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको सप्लाई मिली, अब वो जाके फिर किसी को कोलाइड करेगा, उसके बीच का ये पल है जो हम एक इंस्टेंट ले रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक चीजें क्लियर होगी। तो ये क्या हुआ, हमारा एक इलेक्ट्रॉन के बारे में हुआ, ऐसी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसकी खुद की थर्मल वेलोसिटी होगी, एक एक्सेलरेशन मिला इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, टाइम ले रहे हैं उसके नेक्स्ट कोल्यूजन का, अगली बार किसको ठोकेगा, और वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन के कारण उसको मिली है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन की हुई। ऐसी बाकी हम पार्टिकल्स की भी ले सकते हैं, v2 और ऐसी क्या हो गया vn तक होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे vn, जितनी भी सबकी वेलोसिटी, तो v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, u2 प्लस at2 डॉट 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 vn तक, जितने भी हो पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम बात कर सकते हैं, जिसकी थर्मल वेलोसिटी होगी un टाइम a और t क्या होगा उसका टाइम tn। तो देयरफॉर यदि हम एवरेज वेलोसिटीज की बात करें, यही होती है हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटीज लेते हैं हम सारे इलेक्ट्रॉन्स की, हमने पहली लाइन में ही पढ़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डेफिनेशन में, ठीक है, फिर से मैं आपको दिखा देता हूं। फर्स्ट लाइन में पढ़ा, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विथ विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। एवरेज वेलोसिटी हम निकालते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वही अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, सारी वेलोसिटीज का सम और डिवाइड बाय जितने चीजों को हम सम कर रहे हैं वो, तो कितनी चीजों को हम सम कर रहे हैं, n नंबर ऑफ चीजों को हम सम कर रहे हैं, तो डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, n, v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 vn। ओके, तो ये वाला हमारा आ गया इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, v की वैल्यू पुट कर देंगे, v1 होगा तो u1 आएगा, v2 होगा तो u2 आएगा, सेम वैसी वैल्यू। तो v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, u1 प्लस at1, v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, u2 at2 प्लस डॉट 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 vn की वैल्यू un प्लस atn। तो वैल्यूज पुट कर दी, डिवाइड बाय n, एवरेज निकाल रहे हैं हम। ओके, तो अब vd का एक्सप्रेशन क्या आएगा, अब हम क्या करेंगे, यहां से सबसे u1 हम क्या कर लेंगे, अलग निकाल लेंगे सबसे। तो क्या हो जाएगा, ये n सबके नीचे है तो किसी के पास भी हम दे सकते हैं, u1 u2 u3 u4 un को हम निकाल के अलग रख लिए, तो ये एक टर्म आ गई, u1 प्लस u2 प्लस un तक, n को हम निकाल के अलग रख लिए, at1 को हम सेपरेटली रख लेते हैं, at1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 tn और n, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है जिनका हम सम कर रहे हैं। ओके, तो ये जो पहली वाली टर्म है u, ये क्या बताती है, एक प्रकार की थर्मल वेलोसिटी बताती है। और मैंने बोला था कि प्रीवियसली जो हम थ्योरेटिकल चीजें पढ़े हैं पहले पार्ट में, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। हमने वहां पे क्या पढ़ा था कि थर्मल एवरेज थर्मल वेलोसिटीज का सम हम क्या लेते हैं, जो उनकी खुद का जो रैंडम मोशन होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम नहीं अप्लाई किए थे तो वो खुद जो अपने पार्टिकल्स अपने मोशन कर रहे थे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, रोटेशनल ट्रांसलेशन वाइब्रेशन के कारण, जिसके कारण किसी बॉडी का टेम्परेचर होता है, उस वेलोसिटी का हम एवरेज सम 0 लेते हैं। ओके, ये चीज हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी। ओके, तो उसको हम 0 लेते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार प्रीवियस लेक्चर में जाके दिखा भी सकता हूं ये वाली चीज, क्योंकि मेरे पास तो स्लाइड्स है। ओके, मैं आपको जाके एक बार दिखा देता हूं, वहां पे हमने ये पॉइंट कहां पे पढ़ा था, जो चीज क्या रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ओके, तो जब हमने प्रीवियस लेक्चर में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देखा था, तो यहां पे हमने एक पॉइंट पढ़ा था जो मैंने बोला भी था बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, द एवरेज थर्मल रैंडमनेस वेलोसिटी 0। तो जो पार्टिकल्स की खुद की जो थर्मल वेलोसिटीज रहती है उसका हम एवरेज 0 मानते हैं, क्योंकि उससे हमें कुछ मिलता नहीं है, इसलिए हम उसको 0 मान लेते हैं। और होता भी क्योंकि सब रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो कैसे हम उसको लेंगे। तो इस चीज को अब हम क्या करेंगे, इस एक लाइन को हम अपने इस डेरिवेशन में कंसिडर करेंगे, जो चीज हम पढ़ रहे हैं। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक में। ओके, तो ये आया हमारा एक्सप्रेशन,
थर्मल वेलोसिटीज का एवरेज अलग ले लिया और a t1 t2 tn n का हमने अलग ले लिया। तो वी नो दैट, अब हम बोल सकते हैं बिल्कुल वी नो दैट, क्योंकि हमको तो पता है, वी नो दैट u1 प्लस u2 प्लस 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 un बाई n क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि हम एवरेज थर्मल वेलोसिटीज को जीरो लेते हैं। एंड t1 प्लस t2 प्लस 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 tn बाई n क्या होगा, इज कॉल्ड दी एवरेज टाइम एलिप्स्ड। ये तो हमें पता है जीरो होता है एवरेज थर्मल वेलोसिटीज, ओके। t1 प्लस t2 प्लस tn बाई n को हम क्या बोलते हैं, एवरेज टाइम एलिप्स्ड बोलते हैं, जितना हमारा टाइम क्या हुआ, एलिप्स्ड हुआ। और इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं इस टर्म को। ये टर्म हमें न्यूमेरिकल्स में निकालने के लिए पूछता है, ठीक है, जिसको हम आगे जाके टाउ से डिनोट करेंगे, एंड इज डिनोटेड बाई टाउ। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, टाउ से डिनोट करते हैं, जो क्या होता है, एक ऑर्डर होता है 10 टू द पावर माइनस 14 सेकंड्स का होता है। मतलब ये एक प्रकार का टाइम ड्यूरेशन है जब उनका कोल्यूजन हो रहा है उसके बीच के इंटरवल का। बहुत छोटा ही टाइम होगा, मॉलिक्यूलर लेवल के अंदर, एटॉमिक लेवल की हम बात कर रहे हैं, 10 टू द पावर माइनस 14 सेकंड्स होता है, ओके। तो हम इस पूरी टर्म को क्या ले सकते हैं, टाउ ले सकते हैं। इसका मतलब ये वाली टर्म हो गई पूरी जीरो, ये वाली टर्म हो गई पूरी जीरो, इस टर्म को हम क्या बोल सकते हैं, टाउ बोल सकते हैं, ठीक है। किसको, इस टर्म में, मतलब किसमें, ये t1 t2 बाई tn वाली टर्म को, एक्सेलरेशन को हम नहीं बोल रहे हैं, याद रखिएगा, ओके। एक्सेलरेशन वाली टर्म यहां हम यूज नहीं किए, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, vd, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात करें तो vd इज इक्वल टू 0 प्लस a टाउ। टाउ हमारा क्या है, एवरेज टाइम एलिप्स्ड, और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इसको बोलते हैं। और हम क्या लिख सकते हैं, vd इज इक्वल टू a टाउ, जीरो हटा दिए तो vd इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू अब हम यहां पे पुट कर देंगे। एक्सेलरेशन की वैल्यू टाउ नॉर्मली रखा हुआ है, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने फोर्स से निकाली, E कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाई m। इलेक्ट्रिक फील्ड बोल्ड में, तो यहां पे क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी में है, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा, ओके। ए की वैल्यू हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ली है, इसके पहले देखिए एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने निकाल ली थी पहले ही, तो उसको हम क्या करेंगे, यहां पे पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। बस इसमें क्या आ रहा है, एक नेगेटिव टर्म आ रहा है, तो द नेगेटिव साइन शोज दैट vd इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये नेगेटिव साइन हमें क्या शो करता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट है। ऑब्वियस ही बात है, नॉर्मली लॉजिकली सोचे तो सही बात है भाई, इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा ना, बिल्कुल। तो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, vd इज इक्वल टू em e स्मॉल ई कैपिटल ई एम बाई टाउ। ये एक प्रकार से क्या है, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में यदि हम बात करेंगे कि कितनी होगी उसकी वेलोसिटी, डायरेक्शन को ना कंसीडर करें, तो हमारा ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ओके। यहां पे यदि हम टाउ के बारे में बात करें, जो क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, मीन फ्री पाथ इनटू ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो एक प्रकार से क्या रिलेशन है ये, यदि हम एक नॉर्मल रिलेशन देखें, स्पीड इज इक्वल टू नॉर्मल, यदि हम रिलेशन देखें तो क्या होता है हमारा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बिल्कुल। यहां पे हमारा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा, ओके। यहां से यदि हम टाइम की बात कर रहे हैं, मीन फ्री पाथ हमारा डिस्टेंस है और स्पीड टाइम तो डिवाइड में आ रहा है, ओके, ठीक है, देख लेंगे आगे जाके। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हमारा क्या होगा, मीन फ्री पाथ। ये मीन फ्री पाथ क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस कोलिजन के, यदि एक मॉलिक्यूल यहां पे है और दूसरा मॉलिक्यूल यहां पे है, तो दोनों के बीच का ये मॉलिक्यूलर लेवल का डिस्टेंस होता है, इसको हम कभी कभी लैम्डा से भी डिनोट करते हैं, मीन फ्री पाथ और इनटू क्या उसकी ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, ड्रिफ्ट स्पीड, वो होगा हमारा रिलेशन। यहां पे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को हम ऐसे निकाल सकते हैं, ओके। तो आगे बढ़ेंगे, तो जो चीज हम देख रहे थे वो चीज एकदम सही है। ये क्या होगा, मीन फ्री पाथ डिवाइड बाय ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा। सेम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला यदि हम रिलेशन देखें, तो मीन फ्री पाथ क्या है, एक प्रकार का डिस्टेंस है, और यदि उससे हम स्पीड डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टाइम। सेम यदि हम देखें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या है, एक प्रकार का मीन फ्री पाथ है, तो यदि यहां से मैं टाइम देखूं तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई
स्पीड हो जाएगा, तो डिस्टेंस बाई ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हम ये चीज यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में बनाने के लिए। ओके, तो ये क्या है, मीन फ्री पाथ डिवाइड बाय ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम एक नोट पॉइंट देखते हैं। क्या चीज कि हमने जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में अभी देखा उसका हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया, अब उससे ओरिजिन और रेजिस्टिविटी का कनेक्शन क्या है, तो वो चीज देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू ऑपोज द इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज रेजिस्टिविटी। तो कोई भी मटेरियल की प्रॉपर्टी जो ऑपोज करेगा इलेक्ट्रिक करंट को, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होगी, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के। ओके, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के, और जो रेजिस्टिविटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ड्रिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब यदि इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट स्पीड ज्यादा होगी तो रेजिस्टिविटी कम होगी, ऑब्वियस ही बात है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेंगे तो मस्त करंट फ्लो होगा, रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड कम रहेगी तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर ही नहीं रहे, हिल ही नहीं रहे उसके अंदर, तो एक प्रकार का वो इंसुलेटर बनते जाएगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं कर रहे हैं तो रेजिस्टिविटी उसकी एकदम इंक्रीज होती जाएगी। तो याद रखिएगा, रेजिस्टिविटी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन के। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड है वो बनती है क्या, हमारा ओरिजिन बनती है किसका, रेजिस्टिविटी का, और रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी रेजिस्टेंस के, मतलब रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक और टॉपिक देखते हैं हम अपना, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी हमने VD निकाली और इलेक्ट्रिक करंट I के बीच का हम क्या देखते हैं, रिलेशन देखते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट, कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L। एक कंडक्टर हम कंसीडर कर लेते हैं जिसकी लेंथ क्या है, L है, और एरिया क्या है, A। बी दी यूनिफॉर्म, ए यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन होगा उसका, ओके, एकदम यूनिफॉर्म। Therefore, the volume of the conductor, यदि हम कंडक्टर की वॉल्यूम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, A इंटू एल, बिल्कुल 3 डायमेंशन का मल्टीप्लीकेशन होता है, 2 डायमेंशन और 1 डायमेंशन, ये हो जाएगी वॉल्यूम। इफ द कंडक्टर कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स n पर यूनिट वॉल्यूम, यदि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जिसको हम बोल रहे हैं n, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम में, तो देन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर क्या हो जाएगा, NaL हो जाएगा। याद रखिएगा, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोलते हैं। याद रखिएगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोलते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में क्या हो जाएगा, NaL, क्योंकि क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम है, ये क्या है, एक यूनिट वॉल्यूम में, तो पूरी वॉल्यूम में कितना होगा, हम Al से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूरे वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, N इंटू Al, N इंटू Al। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं, जो N है वो क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसकी पर यूनिट वॉल्यूम में, इसको हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोलते हैं। तो जब उसकी पर यूनिट वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन्स है तो इसको हम क्या करेंगे, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे जो कंडक्टर में है, NaL। ओके, इफ E इज दी चार्ज ऑन दी इलेक्ट्रॉन, और E को हम क्या मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, बेसिक यूनिट चार्ज E मानते हैं हम, देन टोटल चार्ज ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर इज गिवन बाय, तो पूरे चार्ज, पूरे इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उस कंडक्टर में कैसे होगा, Q इज इक्वल टू NaLe। ठीक है, जनरली हम टोटल चार्ज कैसे निकालते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ यूज करके, तो ये क्या है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें, तो क्वांटाइजेशन ऑफ फॉर्मूला का क्या होता है, Q इज इक्वल टू Ne होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेसिक यूनिट एलिमेंट का चार्ज। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, NaL है पूरा, और E क्या है, बेसिक यूनिट चार्ज का सम। तो ये क्या आ गया, हमारा टोटल चार्ज का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, एक कंडक्टर में जिसकी लेंथ L है, एरिया A हमने एज्यूम किया है। ओके, टोटल चार्ज ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है। ओके, अब हम देखते हैं टाइम टेकन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइम टेकन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू क्रॉस द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कितना हो जाएगा, TL/D। टाइम टेकन टू क्रॉस द फ्री लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मतलब हमने ये कंडक्टर लिया है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन पूरा यहां तक आएगा, ये पॉजिटिव एंड तक, नेगेटिव एंड तक, जिसकी लेंथ क्या है, L है, तो कितना टाइम लगेगा, स्पीड और डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस है L हमारा और ये है,
तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारा हमने टाइम निकालना है तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस क्या है हमारा एल, एक कंडक्टर के अंदर ही तो वो फ्लो हो रहा है, ओके। और स्पीड क्या होगी, किस स्पीड से फ्लो करेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, अपने एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जो हमने निकाला, ओके। तो ये चीज आ जाएगी हमारी। आगे बढ़ते हैं। ओके तो ये आ गया हमारा टाइम का एक्सप्रेशन। सिंस करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर, तो करंट क्या होता है हमारा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब Q बाई टी। तो आई क्या हो जाएगा, Q बाई टी। Q की वैल्यू हमने निकाल ली, T की वैल्यू भी निकाल ली, पुट कर देते हैं। Q क्या हो जाएगा, NaL नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पूरे वॉल्यूम में, E बेसिक एलिमेंट चार्ज इंटू VD बाई टी, ओके। तो T की वैल्यू हमने पुट करी, VD नीचे में है, L नीचे आ गया, VD ऊपर चले गया, ओके। तो यहां से हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, L और L। एकदम सिंपल एक्सप्रेशन है ये, एकदम नॉर्मल बेसिक चीजों से ही बन रहा है। L और L कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, NaEVD। तो ये आ जाएगा हमारा करंट का एक्सप्रेशन, NeaVD। यहां पे N क्या है हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। ये N क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। एरिया, E क्या है हमारा, बेसिक एलिमेंट चार्ज, कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19। फर्स्ट चैप्टर में एकदम स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा है, एक बेसिक एलिमेंट यूनिट चार्ज की वैल्यू क्या होती है, वही 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और VD क्या है हमारी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये वैल्यू यूज करके हम क्या कर सकते हैं, करंट का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसको भी आप याद रखें, एक बार खुद डिराइव करके देख लें कॉपी में, ओके। तो द अबव इक्वेशन गिव्स the above equation gives the relation between the current flowing through the conductor, किसके बीच का रिलेशन दे रही है, करंट का जो कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, उसका रिलेशन। तो अब यदि हम यहां से देख सकते हैं, यदि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ओके। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट की। इसको आप जाके रेजिस्टेंस में भी डाल के देख सकते हैं, तो आपको रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस इक्वल टू V बाई आई, VD बढ़ेगा, I बढ़ेगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, ओके। आगे देखते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ VD इन द अबव इक्वेशन वी गेट, अब हम क्या करेंगे, VD की वैल्यू पुट कर देंगे। जो क्या थी VD की वैल्यू, E, एक E स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा। VD की वैल्यू क्या थी हमारी, E बाई M टाउ, यही आई थी हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। इसको हम यहां पुट कर देंगे, तो एक एक्सप्रेशन उसमें E था, तो E स्क्वायर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी नई टर्म, टाउ आ जाएगा और M आ जाएगा, बाकी N और A तो पहले से थे। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, टोटल करंट का एक्सप्रेशन बन जाएगा, NEA इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, मास बेसिक एलिमेंट चार्ज की यूनिट, N मतलब हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या बन जाएगा हमारा, करंट का एक्सप्रेशन बन जाएगा, जो भी एक क्या है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं इसी से रिलेटेड। देखते हैं क्या बोल रहा है, एस्टिमेट दी एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड, मतलब क्या निकालना है हमको, VD निकालना है इस क्वेश्चन में। बिल्कुल VD निकालना है हमें, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उनकी एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी है इन ए कॉपर वायर, एक कॉपर वायर के अंदर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1.0 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, कैरिंग ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, एज्यूमिंग द डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स टू बी 9 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब। याद रखिएगा ये चीज आ गई, पर मीटर क्यूब मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया है, इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया है पर यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं उसमें, ओके। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या निकालना है हमें इस क्वेश्चन में, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी है, मतलब एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, ओके। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले
गिवन वैल्यूज लिखते हैं। क्या क्या गिवन वैल्यूज है हमें? एरिया दिया है कंडक्टर का, वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। 1.0 इंटू 10⁻⁻⁻7 मीटर क्यूब, ये क्या दिया है? एरिया दिया है। करंट की वैल्यू दी है हमें क्वेश्चन में, कितनी दी है? 1.5 एम्पियर। ओके, एन दिया है हमें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको बोले या इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो 9 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। वहां पे मीटर की पावर -3 लिखा था, पर मीटर क्यूब सेम। क्या निकालना है हमें? वीडी निकालना है, स्मॉल वीडी, मतलब एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या हम बोले ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखते हैं क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम, नॉर्मल आई वाला। फर्स्ट जो हमने डिराइव किया वो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ई चार्ज ऑन बेसिक एलिमेंट, बेसिक यूनिट एलिमेंट चार्ज, ए क्या है? एरिया, और वीडी। ओके, यहां से हमें क्या निकालना है? वीडी निकालना है। तो वीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये परी टर्म नीचे आ जाएगी, तो आई डिवाइड बाय एन ई और ए। ओके, वैल्यू पुट करते हैं, आई इज इक्वल टू 1.5 डिवाइड बाय एन कितना है हमारा? 9 इंटू 10⁻28। ओके, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, बिल्कुल -19। और क्या रहेगा इनटू में? ए कितना दिया है हमें? 1.0 इंटू 10⁻⁻7, बिल्कुल। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, मैंने भी एक बार सॉल्व किया है। पूरी 10 की पावर्स को आप एक साथ ले सकते हैं, 26 हो जाएगा और 28। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका वीडी आएगा। मैंने भी एक बार सॉल्व करके देख चुका है, आप भी सॉल्व कर सकते हैं। वीडी आएगा आपका 0.104 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड। स्पीड है तो यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। एक और देखें तो क्या आ जाएगा, इसको यदि हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो 1.04, दो आगे ले लिए, इंटू 10⁻⁻3 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ जाएगी? हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो चीज हमें क्वेश्चन में निकालने बोला है। तो ये क्वेश्चन भी क्या हो गया हमारा? सॉल्व हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, मोबिलिटी और बाकी चीजों के बारे में हम देखेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। थर्ड पार्ट के लिए बिल्कुल बने रहे हमारे साथ। थैंक यू।